कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं वो पीजी में जिनके 55% से मार्क्स अबव हैं उन सबको अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर के उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो होता है उस लिटरेचर में काफ़ी गहराई तक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको किस तरह से पढ़ा जाए? जो लिटरेचर में अंदर से क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरह से सोल्व किया? जनरल नॉलेज के पेपर में उनके मार्क्स है वो अब बिलो 40% रह गए, इसलिए उनको आउट कर दिया गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत जुड़ रही हैं, डॉक्टर शमशाद साहब, जो चुरू से ताल्लुक़ रखते हैं और बारा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है बल्कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें टॉप रैंक कर रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में इनकी जो रैंक थी वो पहली रैंक थी। तो अभी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी भी है, आने वाले अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो उस भर्ती को लेकर के किस तरह से तैयारी की जाए उस पर हम आज का ये इंटरव्यू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है तो इसके बारे में जो है वो लोगों की अवेयरनेस काफ़ी कम है। लोगों को यही नहीं पता कि प्रोफेसर बनने के लिए बीएड ज़रूरी होता है या नहीं होता है। तो अभी तो इसी कश्मकश में, तो पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। इस बारे में आप बताइए कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जितना बड़ा एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव्स होते हैं जो पहले ही हार मान जाते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों का रुझान रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड की तरफ होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने हाई लेवल पर आप एग्ज़ाम जाओगे उतने आपका जो कंपटीशन है वो कम मिलेगा आपको। क्या रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा उर्दू के हवाले से बहुत अच्छी तादाद में वैकेंसीज़ आई है। मेरे ख्याल से 24 वैकेंसीज़ है और बहुत एक अच्छी खासी तादाद में वैकेंसी है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भर्ती बेशक राजस्थान की है लेकिन इसमें ऑल इंडिया लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनको ये बताना चाहूँगा कि आप एक ऑल इंडिया लेवल पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि इसके अंदर जेएनयू के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं, इसमें एएमयू के भी शामिल होते हैं, इसमें जामिया के भी शामिल होते हैं, इसमें बनारस सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी उसके भी स्टूडेंट शामिल होते हैं। इसलिए एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन बन जाता है। तो इसमें मैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो कम से कम नेट या फिर स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें सेट, पीजी के बाद में हमारा सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और साथ में मैं ये भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि फॉर्म को अप्लाई करते समय हमारे पास अगर सेट और नेट नहीं हो तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि ये इसका जो फाइनल जो सिलेक्शन का जो आधार होता है वो रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है। तो जो आखिरी एग्ज़ाम होता है वो इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के टाइम तक हमारे पास जो निर्धारित योग्यता वो आ जानी चाहिए। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट तो इस गफलत में रहते हैं कि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आइंदा इस प्रकार की जब भी वैकेंसीज आती है तो इसमें जो पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो भर्ती होती है उसमें कम से कम 2-3 साल आराम से लग जाते हैं। अभी जो पिछली भर्ती जिसका आप जिक्र कर रहे थे ये 2020 की वैकेंसीज़ है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2023 चल रहा है। अभी तक वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे ड्राइंग है और कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वो भर्ती मुकम्मल तौर पर अभी कंप्लीट हुई नहीं है, इसमें 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं वो पीजी में जिनके 55% से मार्क्स अबव हैं उन सबको अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर के उसकी तैयारी करनी चाहिए। सर, बीएड को लेकर के कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको शिक्षा विभाग की भर्ती मानते हैं और कहते हैं कि इसके लिए बीएड होना ज़रूरी है। तो बीएड और पीजी का तो आपने बताया 55% होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा का है क्या? कुछ कैटेगरी वाइज है क्या? वो कैटेगरी वाइज ज़रूर है, बाकी एक जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 55% है। नहीं, इसमें कहीं बीएड देखिए कॉलेज एजुकेशंस के अंदर जैसे पहले कॉलेज वैक्या था और अब इसका कैडर चेंज करके यूजीसी ने इसका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का कैडर बना दिया गया। बीच बीच में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कई जगह अखबारों में इस किस्म की खबरें भी आती है कि इसके लिए पीएचडी ज़रूरी है, जबकि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पीजी प्लस नेट या सेट जिसके पास में है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, वो इस एग्ज़ाम में के लिए क्वालिफाई हैं। अच्छा, अब इसके पेपर पर चर्चा कर लेते हैं। कितने पेपर होते हैं और क्या क्या उसका मतलब क्राइटेरिया होता है? देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती अभी राजस्थान में चल रही है उसके अंदर टोटल जो मार्क्स होते हैं सिलेक्शन का जो बेस बनते हैं वो 224 नंबर इसमें होते हैं। अगर इन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें 50 नंबर का राजस्थान जीके है, उसका एक पेपर होता है जिसे हम थर्ड पेपर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 2 पेपर होते हैं वो सब्जेक्ट
बेसिस पर होते हैं जो 75-75 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के 150 का तो सब्जेक्ट पेपर हो गया और 50 जनरल नॉलेज का, तो 200 नंबर का तो रिटन एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा 24 नंबर का है वो साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 224 नंबर में से आपका सिलेक्शन का जो एक आधार है वो बनता है। तो इसमें मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट शर्त है क्या कि इसमें इतने मार्क्स तो कम से कम आने ही चाहिए? देखिए, पिछली जो 2020 की भर्ती थी इसमें इस टाइप की कोई शर्त नहीं है, लेकिन हालिया एग्ज़ाम में हमने देखा है चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इसमें मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिनके जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन पता चला कि कुछ एक एग्ज़ाम के कुछ पेपर में, जैसे जनरल नॉलेज के पेपर में उनके मार्क्स है वो अब बिलो 40% रह गए, इसलिए उनको आउट कर दिया गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सरकार ने अभी हाल ही के अंदर सरकार ने कुछ इस टाइप का किया है 40% वाला, पिछली भर्ती में ऐसा कुछ नहीं था। अब आते हैं हम आपके सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट में आपने पूरा राजस्थान टॉप किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उर्दू, वैसे तो हर सब्जेक्ट जो है अपनी जगह पे अपना इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आप उर्दू से हैं तो उर्दू से रिगार्डिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उर्दू में जो है सिलेबस तो काफ़ी आसान है, लेकिन जो उसका जो लिटरेचर है वो काफ़ी गहराई से पूछा जाता है। ख़ास तौर से ये जो पीएचडी और नेट और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम, इनका लेवल बहुत हाई होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है वो तो इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन ये होता है अब इसकी डीपली तैयारी कैसे करें, इसमें घुस करके इसको किस तरह से पढ़ा जाए, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जितना बड़ा एग्ज़ाम है उसी अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं वो गाइड्स और पासबुक्स के बुनियाद पर इस कश्ती में सवार होकर के और दरिया को पार करना चाहते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर उन्हें इस दरिया को पार करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो यकीनन उन्हें जो ऑथेंटिक बुक्स हैं टॉपिक वाइज, उनको उन्हें गहराई के अंदर डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, तभी वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल काम है। और जब वो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इसमें जो ऑथेंटिक जो किताबें हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में चलती है, उन किताबों का कलेक्शन करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो बनता है उसका बेस ये किताबें ही होती हैं, न कि पास बुक्स वगैरह। हाँ, तो इसमें जो मोस्टली बच्चे जो प्रश्न करते हैं हमसे कि जब किसी अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप इंटरव्यू करो तो ये पूछना है कि जो लिटरेचर में जैसे मान लो नावल होते हैं, आग का दरिया है या कोई अब नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में उन नावल्स के बीच की लाइन्स आती है कि ये किस नावल का है, तो उस तरह की तैयारी कैसे कर सकते हैं? वो जो लेवल है वो काफ़ी मुश्किल होता है। वो जो बाकी की थ्योरी है उसको तो आदमी रट लेता है, समझ लेता है, याद कर लेता है, वो अलग मसला। उनको किस तरह से पढ़ा जाए, जो लिटरेचर में अंदर से क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाए? मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, जैसे आपने अभी जिक्र किया था, नॉवेल का जिक्र किया था, चाहे वो दास्तान हो, चाहे वो ड्रामा या अफसाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार बहुत से ऐसे सवालात आए थे जो बागो बहार किताब में से किस्से में से नहीं पूछ करके उसका जो प्रीफेस होता है, उसकी जो आगे की जो तमहीद होती है, जिसे हम पेश लफ्ज़ बोलते हैं, उसमें से बहुत से सवालात उसमें से आए थे। तो मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि जो भी, चाहे वो नावल हो, ड्रामा हो, अफसाना हो, उसको हमें गहराई में डेप्थ में जा कर के और उसका मुताला करना पड़ेगा, उनके किरदारों के ऊपर हमें नज़र डालनी पड़ेगी, उसकी जो थीम जो होती है, उस नावल को पढ़ाने का मकसद क्या है, उस नावल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पैगाम देती है, जो सबक आमोज़ है, उनमें से एग्ज़ामिनर से वो सवाल बनाते हैं। इसलिए हमें सरसरी तौर से अगर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है हम उन सवालों को हल नहीं कर पाएँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जितना बड़ा एग्ज़ाम है, जितना ज़्यादा अगर हम कुछ मोती तलाश करना चाहते हैं, तो हमें दरिया की गहराई जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक सवाल के साथ इंटरव्यू ख़त्म करते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ तो जॉब के साथ में करते हैं, कुछ बिना जॉब के करते हैं, कुछ यहाँ तक सोच ही नहीं पाते, तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी ने एक बात कही थी कि कार्य की अधिकता नहीं, अनियमितता मनुष्य को मार डालती है। काम कितना भी ज़्यादा हो, टारगेट कितना भी बड़ा हो, सिलेबस कितना भी लेंदी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम रेगुलर और मुसलसल तैयारी करें तो मैं चाहता हूँ हमारी जो मंजिल है वो बहुत करीब होती है और हमारी जो सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि इसको रेगुलर तरीके से, भले आप घंटे आधे घंटे कम पढ़ सकते हो, लेकिन इसको मुसलसल और रेगुलर अगर आप नियमित तरीके से अध्ययन करोगे तो मैं समझता हूँ कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शमशाद साहब जो बता रहे थे। कई जो सारे सवाल आप लोगों के थे वो मैंने करीब करीब सब पूछ लिए हैं।
फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। डॉक्टर साहब हमसे जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट के ज़रिए हम उस सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो आप मेहरबानी करके कमेंट करके अपना सवाल पूछें। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा और आप किस मौजू पर अपना अगला इंटरव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।